स्वागत है आपका सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वन्य जीवों की दहशत में ग्रामीण। रामनगर की यातायात व्यवस्था पटरी से उतरी तो वहीं मुख्य बाजार की सड़कों पर किया अतिक्रमणकारियों ने कब्जा। रामनगर में आने लगी लीची की खुशबू, जीआई टैग मिलने से खुश हुए किसान। उत्तराखंड बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आज से परीक्षा सुधार को लेकर कर सकते हैं आवेदन। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर निगम की उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी का घेराव कर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग। जिलाधिकारी ने बेमौसमी धान की खेती पर लगाई रोक। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल हुए राख। कांग्रेस नेता प्रशांत जोशी ने इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए व्यक्त की दावेदारी। मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों के साथ की बैठक। 2 महीने से गुमशुदा युवक को धौल छीना पुलिस ने हल्द्वानी से किया सकुशल बरामद। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज अंतर्गत वन्य जीव पानी की तलाश में अपना रुख ग्रामीण इलाकों में कर रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं बीते दिनों की अगर बात करें तो जसपुर के गाँव भगवंतपुर में खेत में पानी लगाने आए 2 लोगों पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उससे पहले भी कई लोग वन्य जीवों के हमले में घायल हो चुके हैं। वहीं पूरे मामले पर तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि आबादी के आसपास गुलदार पहुंच रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वो तेरी तो गुलदार है यार, हकीकत में यार। क्या है कि आबादी के आसपास जो है गुलदार पहुंच रहे हैं और उसकी वजह से मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस समय एक तो गेहूं कट गया है, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो सामने ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हमको खबर मिलती है तुरंत हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है और जो भी कोशिश करती है कि उसको गाँव के आबादी से दूर वापस जंगल की तरफ धकेल दिया जाए। फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना अगर होती है तो तत्काल मुआवजा उसका, जो भी घायल अगर कोई है तो उसका मुआवजा देने की जो भी कार्रवाई होती है तत्काल होती है। ज़रा सा भी इसमें कोई डिले नहीं किया जाता है। बाकी और टाइम पर भी हमारी टीम गाँव में लगातार गश्त करती है और जागरूक करती है लोगों को कि अगर ये वन्यजीव आसपास आ रहे हैं तो अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, झाड़ियाँ ना उगने दें और लाइट जला करके रखें, जिससे कि घर के आसपास ना आए। रामनगर शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही नगर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई बार बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन बैठकों में आए सुझाव व अधिकारियों के निर्णय केवल फाइलों तक सिमट कर रह गए हैं, जिस कारण लगातार अब इन मार्गों से पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर कुछ माह पूर्व एक बस की चपेट में आने के बाद 2 स्कूटी सवारियों की मौत के बाद प्रशासन द्वारा कुछ समय तक इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से यह मार्ग पूरी तरह व्यवस्थित हो गया था, लेकिन आज इस मार्ग की हालत फिर से वही हो गई है। वही मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि जनता की इस गंभीर समस्या को लेकर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बात सही है, अतिक्रमण में जिस समय कोई ऐसा हादसा होता है उस समय प्रशासन जागता है। इस बार बीच में जो आपको पता भी है कि सुबह के टाइम जो है एक मुरादाबाद वाली बस में 2 लोग चपेट में आके मारे गए थे, तो उस समय पे कार्रवाई करी, लेकिन बस वो कुछ दिन के लिए कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर एज इट इज़ जैसा होता है वैसे उससे भी बुरे हाल हो जाते हैं। तो रानीखेत रोड का कहें, पूरे शहर का कहें, इस समय अतिक्रमण में सभी जगह बुरा हाल है। लोगों के पास काम धंधा कारोबार नहीं है, बस कंपटीशन है, एक दूसरे को देख के माल बाहर निकालते हैं। सड़कों पे फैला रखा, अतिक्रमण कर रखा। हालांकि पैदल निकलने वालों के लिए भी बहुत दिक्कत है। हम लोग भी बाज़ार से जब निकलते हैं, कई बार हम देखते हैं, हम बाज़ार में जब जाम में फंसते हैं, रानीखेत रोड में फंसते हैं, तो वहाँ देखकर हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो अलग टाइप का है, क्योंकि प्रशासन कभी भी ऐसी कोई मीटिंग करता है तो व्यापार मंडल को, हमें इस बीच में तो अतिक्रमण में कोई मीटिंग में हमें ना बुलाया गया है, ना हमसे कोई राय ली जाती है। प्रशासन अपने तरीके से ही अपने काम कर रहा है। बाकी अतिक्रमण की परेशानी वाकई में सब जगह है, बाज़ार में भी है, कोसी रोड में भी है, रानीखेत रोड पे भी है, मेन मार्केट में भी है, कुंदन वाली गली जो फड़ बाज़ार है वहाँ पे भी है। मैं कहता हूँ अतिक्रमण का सब जगह है, ये अभियान चलना चाहिए। जिन लोगों ने गलत तरीके से बाहर माल निकाल रखा है, देखा देखी एक दूसरे का, वो सब अंदर होना चाहिए, हटना चाहिए। बाज़ार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चलने वालों के लिए, खरीदारों के लिए आसानी होनी। देखिए, रामनगर में रानीखेत रोड हो चाहे कोसी रोड हो, यहाँ काफ़ी अतिक्रमण पहले भी हमारे द्वारा हटाया गया है। अब अभी देखा जा रहा है कि यात्रा सीजन में काफ़ी अतिक्रमण किया जा रहा है व्यापारी द्वारा, और जो फल ठेली वाले हैं, टेम्पो वाले हैं,
तो हमारे द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की लीची अपने मीठे रसीले स्वाद के लिए तो जानी ही जाती है। अब ये लीची विशेष भी हो गई है। रामनगर और कालाढूंगी क्षेत्र की लीची को इस बार जीआई टैग भी मिला है। नैनीताल क्षेत्र में लीची के 1,70,000 से ज्यादा पेड़ हैं। इस बार 8,500 मीट्रिक टन लीची की पैदावार होने की किसानों को उम्मीद है। क्षेत्र की लीची को जीआई टैग मिलने पर काश्तकार खुश हुए हैं। यहाँ की लीची बाहरी राज्यों में भी अपना स्वाद बिखेरती है। यहाँ की लीची खरीदने के लिए दिल्ली, नोएडा, कोलकाता समेत अन्य महानगरों के व्यापारी भी नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आजकल डेरा डाले हुए हैं। वहीं इस बार पेड़ों पर अच्छा फल आने से किसानों को उम्मीद है कि अगर ओलावृष्टि तूफान नहीं आए तो वह अच्छी पैदावार ले पाएंगे। लीची को ठेके पर लिए अरुण मौर्य कहते हैं, इस बार पेड़ों पर लगदग लीची लदी हुई है। अगर ऐसा ही रहा और तूफान ओला नहीं पड़ा तो अच्छी पैदावार मिलेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण मौर्य है। इस बार लीची की फसल काफी अच्छी आ रखी है और इस साल आंधी तूफान नहीं आया तो और भी अच्छा मुनाफा होगा। और लीची खाने में स्वादिष्ट रहती है। ये हमारे बगीचे से काफी दूर दूर लीची आती है और फल इस बार अच्छा आया है, लद के आया है आम लीची दोनों बंदा। मैं राकेश नंदन सिंघल उद्यान पंडित से पुरस्कृत हूँ और मेरे लीची के बाग यहाँ टानामल्लू, ग्राम टानामल्लू में है और लगभग 20-22 हेक्टेयर के अंदर मेरे लीची के बाग हैं। लीची का इस साल उत्पादन जो दिखने में लग रहा है इस समय अच्छा है, बशर्ते हमें मौसम साथ दे। तो इस समय पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पानी की समस्या से लीची के फुलन में और लीची के सूखापन की समस्या सामने आ रही है। अगर यही मौसम में कुछ बारिश मिल जाती तो लीची का उत्पादन वाकई में बहुत बढ़िया होता और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती। जैसा कि हम लोगों ने प्रयास इस साल किया था कि लीची का जीआई टैग ले आए और उसके लिए काफी प्रयास रहता है हमें एसोसिएशन के माध्यम से और उसमें हमें सफलता भी हासिल हुई। हमने रामनगर लीची के नाम से एक जीआई टैग लिया है जो कि विश्व प्रसिद्ध। अगर लीची को हम विश्व में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देखिए, उत्तर भारत में मुजफ्फरपुर के बाद रामनगर की लीची विश्व विख्यात है, जिसके उद्देश्य जो यहाँ के किसानों की जागरूकता का परिचय है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र को, जनपद नैनीताल के विशेषकर इस क्षेत्र को जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ के किसान एसोसिएशन जो लीची ग्रोवर एसोसिएशन है उसके सफल प्रयासों से ये यहाँ का इस क्षेत्र ख्याति प्राप्त हुई है। और मैं यहाँ पर कम से कम यहाँ से लेकर के रामनगर क्षेत्र से लेकर के विकासखंड कोडाबाग के चकलवा तक जो लीची का उत्पादन हो रहा है वह कम से कम 700 हेक्टेयर में है, जिसका उत्पादन 8,000 से 8,500 या 9,000 मेट्रिक टन होने का अनुमान है। और यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति न आए, ओला हो, आंधी हो, कोई दैविक आपदा हो। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की आज से सुधार परीक्षा को लेकर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। 8 से 24 मई तक परीक्षा सुधार के लिए परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल में 2 विषयों में व इंटरमीडिएट में 1 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल 2024 को घोषित हुआ था, जिसमें बात करें हाई स्कूल की तो 1,15,666 बच्चों ने पंजीकरण किया था, जिसमें 3,289 बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित थे। वहीं 1,12,377 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 1,01,69 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 1,02,179 अनुत्तीर्ण हुए थे। वहीं हाई स्कूल में जो रिजल्ट रहा वो 89.14% रहा। साथ ही अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में 9255 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किया था, जिसमें से 2,235 परीक्षार्थी परीक्षा के दिन अनुपस्थित थे। वहीं 92,020 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित थे। बता दें कि इंटरमीडिएट में 76,039 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की थी, जिसमें 12वीं का परीक्षा परिणाम 82.63% रहा, जबकि 12वीं में 15,977 परीक्षार्थी फेल हो गए। परीक्षार्थी आवेदन विद्यालय परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर सभी नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे अध्ययन कर भर सकते हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। वर्ष 2024 की जो परीक्षाएं हुई थी उनका परिणाम 30 अप्रैल को
घोषित हुआ था, उसमें हमारे हाई स्कूल में 1,12,377 बच्चे अपियर हुए थे। उसमें 89.1% बच्चे उत्तीर्ण हुए और 12,179 बच्चे जो है उसमें अनुत्तीर्ण हुए थे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में हमारे 92,020 बच्चे सम्मिलित हुए थे और 76,039 बच्चे जो है पास हुए थे। 15,977 बच्चे इसमें अनुत्तीर्ण हुए थे। उनके लिए जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हैं और जो अपना परीक्षा फल सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की हमारी जो तिथि है वो आज से शुरू हो गई है। 8 मई से लेकर के 10 बजे से और 24 मई तक वो आवेदन पत्र अपने पूरित कर सकते हैं और विद्यालयों के द्वारा वो जो उतार परीक्षा के आवेदन है वे अंतिम रूप से 27 मई तक भरे जाएंगे। राजकोष का जो शुल्क है उसको जमा करने की अंतिम तिथि भी विद्यालयों की ओर से 27 मई रखी गई है और 30 मई तक वे आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आ जाएंगे और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वो 3 जून तक आ जाएंगे और हमारे यहाँ 10 जून तक वो आवेदन आ जाएंगे। जुलाई में इनका सुधार परीक्षा का आयोजन होगा। अभी इसकी तिथि घोषित नहीं हुई है और आवेदन और केंद्र निर्धारण के बाद ही जो है इसकी तिथि की घोषणा की जाएगी। इंटरमीडिएट में एक विषय में सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और हाई स्कूल में 2 विषयों में सुधार परीक्षा के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में खराब सफाई व्यवस्था से नाराज व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर निगम की उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी का घेराव कर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के साथ तमाम व्यापारी नगर निगम पहुंचे। उन्होंने उपनगर आयुक्त का घेराव कर बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई। व्यापारी नेताओं ने कहा कि लगभग 1 सप्ताह पहले काशीपुर बाईपास मार्ग पर नाले की सफाई हुई थी, जिसमें नाले का कूड़ा निकालकर नाले के पास ही रख दिया गया था। इतने दिन बीतने के बावजूद कूड़ा नहीं उठाया गया। तेज हवाओं के कारण नाली का कूड़ा इधर उधर फैल रहा है। कूड़े से आ रही दुर्गंध के कारण व्यापारियों और आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रुद्रपुर से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उसको फैला के ऐसी है, ठीक है, सफाई होती है साइड। देखिए, आज हम लोग यहाँ नगर निगम के जो एसएन है, हम लोग उनसे मिलने आए थे और अपना रोष भी प्रकट करने आए थे, अपना गुस्सा भी प्रकट करने आए थे हम लोग, क्योंकि रुद्रपुर शहर के अंदर बिल्कुल सफाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। पिछले बहुत समय से सफाई रुद्रपुर शहर के अंदर हो ही नहीं रही है। अभी आज से लगभग 5-7 दिन पहले काशीपुर बाईपास रोड पर सफाई हुई थी, बिल्कुल इन्होंने तली झाड़ निकाली, सफाई करी थी, लेकिन 5-7 दिन के बाद भी वो जो गंदगी थी वो गंदगी वहीं की वहीं रह गई। अब इतनी भीषण गर्मी है, गर्मी में कूड़ा नेक्स्ट डे अगर 10-12 घंटे में सूख जाता है। अब वो कूड़ा सूखने के बाद वो मिट्टी जो होती है फिर हमारी आंखों में, हमारे जो काशी बाईपास रोड के व्यापारी हैं उनकी आंखों में जा रही है, हमारे जो आम कस्टमर है उनकी आंखों में जा रही है, जो दुनिया चलती फिरती है, हजारों लाखों लोग वहाँ से आते जाते हैं रोज, उनकी आंखों में जा रही है। तो रुद्रपुर शहर का बहुत बुरा हाल है सफाई को लेकर। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं। क्या नगर निगम के लोग ये चाहते हैं रुद्रपुर शहर के अंदर क्या बीमारियाँ फैल जाएँ? क्या रुद्रपुर शहर के अंदर क्या महामारी फैल जाए? क्या तो महामारी फैलने का ये लोग चाहते ही तो आमंत्रित कर रहे हैं महामारी फैलने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग जागरूक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कर कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने काशी बाईपास में आज से लगभग 1.5 महीना 2 महीने पहले सफाई की थी। इन्होंने हमारे सारे जाल तोड़ दिए, हमारे जो लोहे के जाल रखे थे नाली के ऊपर, इन्होंने जाल तोड़ दिए, जाल हटा दिए, सब कुछ कर दिया। तो ये लोग बेतरतीब तरीके से सफाई करते हैं तो फिर मलबा नहीं उठाते। अब आप देखिए सिविल लाइन का क्या हाल है। सिविल लाइन में हमेशा पानी जमा रहता है वहाँ पर। वहाँ देखिए कूड़ा बिल्कुल ऐसे होगा जैसे लेंटर पड़ गया नाली के अंदर। तो हर जगह मेन बाजार के अंदर देख लो, मेन बाजार में बाटा चौक से लेकर भगत सिंह चौक पे जाना हो, वहाँ जो पानी है, जो नाले का पानी ओवरफ्लो होकर वो बाहर सड़कों पर आ रहा है।
तो हमारा कहना है कि रुद्रपुर शहर के अंदर लगातार ये जो गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है, ये गंदगी का जो अंबार बढ़ रहा है उसको लेकर हमारे व्यापारियों ने आज हमारे मैडम का हमने घेराव भी किया था। हम लोगों ने मैडम को रोष प्रकट भी करा था और ये भी कहा था कि आप आमंत्रित करना चाहते हो बीमारियों को। तो हम लोगों ने कहा यदि नहीं करेंगे तो फिर मैं धरना प्रदर्शन भी करेंगे, इनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम फिर एसडीएम साहब से मुलाकात भी करेंगे। इसका मतलब मेयर नहीं है तो क्या आप ये सब काम करोगे क्या? तो हम लोगों ने कुल मिलाकर आज हमने अपना रोष प्रकट भी करा, घेराव भी करा और यदि साफ सफाई नहीं होती तो नगर निगम के बाद हम व्यापार मंडल के लोग हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि इसमें व्यापार मंडल के सदस्य आए थे यहाँ, इसमें उनकी समस्या दो समस्याएं को लेकर के आए थे कि जो नाली सफाई का काम जो आजकल बरसात से पहले चलता है निगम का, वो शुरू हुआ है और लेकिन उसमें जो कार्य किया गया है उसमें कूड़ा उठान नहीं हुआ है। एक तो समस्या ये थी। दूसरी समस्या उनका ये कहना था कि कई जगहों पर नाली सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हमारी अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें जोन वाइज हमने इसमें बांट रखा है, वार्ड वाइज हमने क्षेत्र बांटा है नाली सफाई के लिए। जैसे जैसे क्षेत्र एक क्षेत्र की सफाई होती जाएगी तो वो कार्य आगे बढ़ता जाएगा, तो ये सफाई हमारी पूरी करवा दी जाएगी। बढ़ती गर्मी के बीच लगातार गिर रहे जलस्तर पर अब जिलाधिकारी उधम सिंह नगर सख्त हो गए हैं। जनपद में बेमौसमी धान की खेती के कारण गिर रहे जलस्तर को चिंताजनक बताते हुए उस पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनपद के अधिकांश कृषकों द्वारा खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन धान की खेती को अपनाया जा रहा है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत हानिकारक है। साथ ही ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने से भूमिगत जल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये मौसमी धान है, ये अप्रैल से लेकर के 15 जून तक लोग लगाते हैं ज़्यादातर, और इस विषय में सरकार भी गंभीर है, चिंतित है। पूरा कृषि विभाग इसके लिए लगा हुआ है। हम लोगों ने इसमें 3 बैठकें जनपद स्तर पर किया, किसान प्रतिनिधियों को बुलाया, संगठनों को भी बुलाया कि इसके जो विकल्प हैं, आप गर्मी वाला धान मत लगाइए। इससे एक तो जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है, साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि लोगों को मोटिवेट करें। अभी कल ही मैंने एक आदेश भी जारी किया है कि अभी जो लोग धान नहीं लगाए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि उड़द, मक्का या गन्ने की फसल पैदा करें, उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है। और जहाँ तक धान की बात है, इस साल तो हमने सभी लोगों को अवेयरनेस कैंप के माध्यम से और माध्यमों से जागरूक करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्लान है कि अगले साल से हम लोग इसको पूरी तरह बैन करेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, जिससे जंगल की पूरी पारिस्थितिकी गड़बड़ा चुकी है। जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार की नाफरमानी के चलते विपक्ष में काफी रोष है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरा उत्तराखंड जंगलों की आग के संकटों से जूझ रहा है। जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान केवल चुनाव पर केंद्रित है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कई सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है, धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से, हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं पे साथ ही साथ, क्योंकि इस वर्ष हिमपात भी नहीं हुआ है, जल जितने स्रोत हैं सब सूखे हुए हैं, जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेल लगातार जगह जगह फूक रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, त्राहिमाम हो रखी है। और वही कह रहे हैं ना, पूरा रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ये सरकार नीरो प्रवृत्ति सरकार है, जिसको कोई लेना देना नहीं है। बिजली का संकट अलग से आ चुका है। हल्द्वानी जैसा शहर, मुझे याद है जब मेरी माताजी मंत्री थी तो उन्होंने एक ही फरमान जारी करा था कि बिजली की कटौती शहर में नहीं होगी। आज हर दिन प्रतिदिन 5 से 6 घंटे चिलचिलाती ये जो गर्मी है, धूप है, इसमें बिजली की कटौती हो रही है। बिजली हो,
पानी हो, जंगल हो, ज़मीन हो, खनन हो। अभी हम देख रहे थे कि कैसे खनन में खुलेआम गुंडाई इस प्रदेश में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो उदासीनता है, हठधर्मिता है, उसको साफ प्रतीत और प्रकाश करती है। पूर्व राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सहित कॉलेज राजनीति से सक्रिय तमाम पदों पर आसीन रह चुके कांग्रेस नेता ललित जोशी ने इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए दावेदारी व्यक्त की है। जोशी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है, वह अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने रख सकता है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ऑल ओवर स्थिति के बारे में सबको पता है। देखिए, जब मजबूत या कमजोर की बात मैं नहीं करता, मैं तो 2013 से मैं हल्द्वानी में कांग्रेस के टिकट के लिए ठीक है जूझ रहे हैं, आप मान लें, या फिर मैं अपने आप को एज अ कैंडिडेट रखता आया हूं। अब जो असमंजस की स्थिति इस समय हल्द्वानी के अंदर बनी पड़ी है, वो पड़ी है क्योंकि लोक सभा का जो चुनाव है उसका बहुत बड़ा दायित्व है चुनाव आयोग को उसको कराने का। तो मेरा आपके साथ साथ मेरा भी अपना ये मानना है कि 4 जून के बाद किसी भी समय पर आचार संहिता की घोषणा कर सकती है, लेकिन उसमें यह भी है कि 6 माह तब तक पूर्ण हो जाते हैं और 30 दिन का जो है दिया जाना अनिवार्य है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं दोबारा अपने उस पर आता हूं कि मैं ये निश्चित है कि मैं दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूंगा और मजबूती से पेश करूंगा। पूरा 31वां वर्ष मुझे कांग्रेस के अंदर हो गया, शायद 32वां ना चल रहा हो। तो NSY का 91 में मैं उपाध्यक्ष रहा था, से लेकर करके आज तक, चाहे आंदोलनों से हम निकल के आए हैं, चाहे छात्र संघ की राजनीति से निकल के आए हों, चाहे हम समाज के जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, हम उन सब चीज़ों पर हमने अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के बीच में देखा है, पाया है। तो दायित्व संभालने का जहाँ तक मुद्दा है, तो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। मैं 10 साल पूर्व की जो सबसे बड़ी जो स्थिति है वो होती है जाम की। मुझे कोई बताए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने पूछा ना कि क्या रहेगा भविष्य में चुनाव, तो मैं तो काम पे चुनाव होता है। क्या हल्द्वानी की स्थिति है, मेरे घर के बाहर ही नगर पालिका की क्या हाल है आपको दिख जाएगा, नालियों का। तो बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन जाम बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कई चीज़ें, इन सबको मिलकर करके युवाओं के रोजगार, इन सबको मिलकर करके अगला चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण है नगर निगम का। देखते हैं, जब चुनाव सामने आएगा तो आप मुझे पाएंगे कि मैं एज अ कैंडिडेट रहूंगा। प्रदेश के जंगलों में भड़की आग के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अगले 2 दिन के सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीते 8-10 दिन से देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे थे। सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 4 धाम यात्रा के साथ ही उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारी जो हर साल बड़ी यात्रा, 4 धाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को, सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो 4 धाम यात्रा की आज समीक्षा की है, उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लिया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की भी समीक्षा, आज गहन समीक्षा करी है, क्योंकि हमको भूस्खलन है, आपदा है, अतिवृष्टि है, बर्फबारी है, उन सब का सामना करना पड़ता है। तो सभी प्रकार से सड़कों की भी आज समीक्षा हुई है। पेयजल एक बड़ी समस्या जो हर साल हमको उसका सामना करना पड़ता है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर
पानी लेने का इंतजार करते हैं, पेयजल के लिए अपना परिश्रम करते हैं, उनको कोई परेशानी न हो। पेयजल विभाग जो है पूरी तरह से संवेदनशील होकर इस पर काम करे, बिजली की किल्लत न हो। तो सभी जो भी उपाय हैं उन सभी उपायों पर कि लोगों को परेशानी न हो और चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो और एक अच्छा संदेश वो लेकर जाएं। और साथ में चारधाम आने वाले यात्रियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि यात्रा में बहुत सारे लोग कई बार यात्रा के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, तो यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। प्लास्टिक का यूज ना हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ सफाई का, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो यात्रा के नियम है, चूँकि चारधाम यात्रा ये बहुत ही धार्मिक यात्रा होती है, तो जरूर उन नियमों का भी पालन करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सेला मनियागर धौल छीना निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र के लगभग 5 महीने पूर्व घर से चले जाने व अभी तक वापस न आने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिस पर थाना धौल छीना में गुमशुदगी दर्ज की गई। सीओ अल्मोड़ा बिमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष धौल छीना सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा की तलाश हेतु खोजबीन शुरू की गई। गुमशुदा युवक के पास कोई फोन आदि न होने के कारण लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस टीम ने सुराग रसी पता रसी करते हुए जानकारी जुटाकर अथक प्रयासों से गुमशुदा युवक को हल्द्वानी से सकुशल बरामद किया। युवक ने बताया कि वह घर से निकलने के बाद वह डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, असम चला गया था। किसी काम से हल्द्वानी आया था। युवक की काउंसलिंग कर भली भांति समझाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही और अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।